गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टीचर्स डे है और आज टीचर्स डे के इस पावन अवसर पर हम डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन AMU अलीगढ़ में आए हैं और आज हम टीचर्स डे के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें सर से करना चाहेंगे। बेसिकली आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद खुर्रम निसार सर हैं और सर आप टीचर्स डे पे क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दैट्स अ फेस्टिवल और पर्व है। पूरे ही शिक्षक जगत के लिए ये बहुत ही पावन अवसर है और इस पे हम ये आपस में इस बात को जितना हो सके फैलाएं कि हम शिक्षा का जो उद्देश्य है कि हर एक जनमानस को जागृत करना, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति को जलाना और उसके जीवन को बेहतर बनाना, अपने समाज को बेहतर बनाना, परिवार को बेहतर बनाना और अपने देश को बेहतर बनाना, और इसको हम पूरी निष्ठा के साथ और पूरे अपने जितनी हमारी कैपेसिटी है उस पूरी कैपेसिटी को डाल के इसको और इस मिशन को आगे लेके जाएं और पूरे हर्ष उल्लास के साथ इस मिशन को आगे लेके जाएं। यही मेरी सभी को मैसेज है कि इसमें मैक्सिमम हम कंट्रीब्यूट करें पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे और आइडियोलॉजिकल लेवल पे। दैट्स व्हाट सर बेसिकली जैसे अगर हम एशियंट एजुकेशन की बात करें और अब मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो आपकी थिंकिंग में क्या चेंजेस आए और क्या अभी चेंजेस की ज़रूरत है हमें? देखिए, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही डिफरेंट था जैसा कि आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। जी सर। अगर आप मुझसे पूछें तो बड़ा ही मतलब आपने अच्छा सवाल किया है, बहुत इसका गहरी बातें हैं इसमें छुपे हुई। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली नेचुरल एजुकेशन सिस्टम था। आप देखें हर चीज़ प्राकृत से जुड़ी हुई थी। रीज़न प्राकृत डायरेक्ट ह्यूमन से जी। जो नॉलेज सीकर है उससे इंटरेक्ट करते थे कि ऐसा क्यों हुआ। किसी टीचर ने आके नहीं न्यूटन को बताया था कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो प्राकृत का ही इनपुट था और ऑब्जर्वेशन था। तो जो नॉलेज सीकर है उससे प्राकृत खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं फ्री, राइट। सो जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, अगर मैं बहुत ही उसको संक्षिप्त में उसका वर्णन कर दूं तो मैं जितना समझ पाया हूं उस हिसाब से एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इंसान को, इस समाज के प्रत्येक नागरिक को, संसार के प्रत्येक व्यक्ति विशेष को तैयार करता था कि वो इस संसार में अपना बेस्ट कैसे दे पाएगा, इस संसार को वापस अपने सहकर्मियों को, सहमित्रों को, परिवार को, समाज को, और ये इस पूरे संसार के लिए उसको बेस्ट तरीके से तैयार करता था, जिसे वो एक्चुअली देने के लिए तैयार कर रहा था और वो ले कैसे सकता है ना। सो एम्पावर करता था उस व्यक्ति विशेष को इस संसार के लिए जो संरचना भगवान ने की है उसके अंदर। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम उसको तैयार करता है, बट किसके लिए करता है? हम क्यों एजुकेशन लेते हैं? एक कॉमन सा जो अनसेड जो डोमिनेंट फीचर है, वैसे तो हम बहुत कॉस्मेटिकली अलग अलग बातें करते हैं, बट अगर आम तौर से अपने घर, परिवार, समाज में देखें तो मॉडर्न एजुकेशन इज़ वेरी मच एम्फसाइज्ड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम जॉब के लिए तैयार होते हैं जी। तो हमसे लेने के लिए हमको तैयार किया जाता है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। हाँ एग्जैक्टली, हमें तैयार किया जाता है कि अच्छा इसको इस तरह से तैयार कर दो फिर इससे लेंगे। तो ये आधारभूत फर्क पैदा हुआ है प्राचीन टाइम से और मॉडर्न टाइम। ओके सर, बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी जो एजुकेशन सिस्टम हमारा यूज़ कर रहे हैं हम, और फ्यूचर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी अपडेट रहने की ज़रूरत है? वो ऐसा क्या हो सकता है? जैसे अभी हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है शायद, मे बी आप NEP के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अगर उसमें कुछ फ्लॉज हैं या वो बेहतर है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर सकते हैं हम? देखिए, when the document is that is endorsed by the government, so we can't say that's good or bad in a sense, and this is not an academic behavior.
We can criticize and critically, and criticism is not a negative thing, it's Yes. a very positive thing. Criticism is all about scientific arguments, right? So ये परिवर्तन, पहले तो हम ये क्वेश्चन करें ना कि ये परिवर्तन आया क्यों। हम तो हमेशा अभी तक की जितनी मैक्सिमम डिबेट मैंने देखी वो इस पे है कि ये परिवर्तन कैसा है, इस पे डिबेट नहीं हुई कि परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आया ही क्यों, जी। और कैसे ये बात स्थापित हुई कि हमें परिवर्तन चाहिए। आप समझिए इस बात जी। क्यों चाहिए परिवर्तन। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसको आप इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, वो सडनली ऑब्सोलीट हो जाता है, और एक ऐसा जिसको अभी हमने परखा नहीं है वो नया इतना रिलेवेंट कैसे हो जाता है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे विश्व में हुआ है, और हम विश्व से बाहर तो है नहीं। जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भी हुआ है, और कोई भी होता तो वो करता, राइट। सो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, समझने की बात है। तो इस बात को पहले डिबेट करना चाहिए, लेकिन ये डिबेट हुई नहीं कहीं, ना के बराबर दिखी नहीं कहीं, राइट। अब बात आती है कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि इस परिवर्तन के साथ ना जाएं। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि हम इस स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज की बात है, राइट। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो रहा है, तो हम वर्ल्ड ऑर्डर से बाहर नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आता है क्या हम इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। तब मैं एक इनोवेटिव अप्रोच ये हो सकती है कि अगर हम किसी, आप इस बात को समझिए, कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया जी। और मैं पावरफुल हूँ और मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और उसे आपने कर लिया, और आपके पास भी कोई प्रोडक्ट था, राइट, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया और मेरे इन्फ्लुएंस में आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसको चलाया। कुछ सालों के बाद जाने के बाद मैंने वो सारी चीज़ें वापस खींच ली, तो फिर आप क्या करेंगे? या आप मजबूर हैं मेरे कहने, क्योंकि असली डिस्कवरी तो मेरे पास है। तो जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली फुल दिस इज ड्रिवन बाय दैट 4IR, एंड वो NAP में लिखा भी है, राइट। तो और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, IoT एंड इनकी बात करता है और उन्हीं पे चल रहा है। इन सब के आविष्कार किसी और के पास है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते थे? बेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से ये होगा कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को भी स्पेस अपने कैरिकुलम में दें, उन प्रैक्टिसेस को अपनी आने वाली पीढ़ियों को भूलने ना दें। इस बात को बहुत सिंपल में समझिए, ऐसे नहीं समझ सकते लोग। तो आम आदमी के समझने के लिए ये ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं आपको बोलूं कि 250 मल्टीप्लाइड बाय 95 कितना होगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लुकिंग फॉर द कैलकुलेटर और मोबाइल टू कैलकुलेट इट। बट यू गो बैक to your that old age people in your house, your dada, your bau ji, yes, and tau ji, and they calculate it just without the help of the calculator and all, right? Yes sir. ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है हमारी, ये नस्ल दर नस्ल इस पे चली जाएगी, और फिर फाइनली क्या होगा? जैसे चाय पहले बेची गई फ्री में, बाद में आप आज उठ के पहले चाय की पत्ती लाने जाते हैं ना, तो वैसे ही हो जाएगा कि कल को वो कैलकुलेटर पैसा मांगेंगे कि ये कैलकुलेट करना है तो इसका सब्सक्रिप्शन लो, राइट? जी जी। लेकिन अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में प्रोविज़न रखें कि हम मैनुअल भी सिखाएंगे फॉर एग्जांपल, और चूँकि हम डिजिटल नहीं सिखाते हैं तो हम भविष्य में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम इतने अभी ताकतवर नहीं है कि हम उनसे सीधे रेबल करते हैं, राइट? तो हम उसको भी ले लेते हैं और हम इसको भी करते हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा? ठीक है, कल किसी ने बंद कर दिया तो मैं मैनुअल कर लूँगा, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें मैनुअल भी जानते हैं। एटलीस्ट एक ऑप्शन होगा। हाँ, अभी क्या है कि इससे अगर हम आगे जाएंगे तो हमारी जनरेशन बटन पुश, व्हाट आई से, बटन पुश जनरेशन बनेगी, कि वो जानेगी कि हम, मुझे एक्सेल में जाना है, वहाँ पे जाके ये हमको करना है, ये टी टेस्ट लग गया, ये मीन निकल गया, समथिंग हो गया, ठीक है। लेकिन इसका फार्मूला क्या है? ये 3-4 नस्लों के बाद ऐसे ही चलता रहा तो वो गायब हो जाएगा, वो चंद लोगों के पास रह जाएगा। तो इस चीज़ से हमें बचाना है। तो नई नस्ल के लिए मेरा यही मतलब संदेश है कि वो दोनों चीज़ों को एक तरफ मत भागे। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। इफ़ प्रोटीन इज़ गुड फॉर योर मसल्स,
तो टू मच प्रोटीन Is not good for health. नॉट गुड फॉर हेल्थ. Yes, sir. Carbohydrate is good for your health, but too much carbohydrate. It's also Even not good. fat is good for health, but too much fat. So extreme of anything, either at the very high level or very low level, that both is extreme, is bad. बीच में रही, दोनों ऑप्शन को लेके We चलिए. need और to make a balance. हाँ, कोई ये कह सकता है कि अगर ऐसे करेंगे तो बहुत बोझ पड़ जाएगा. बोझ नहीं पड़ता है. ये फिर टीचर की जिम्मेदारी है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में समझे. प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ व्हाट आई से विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिजर्वेशन कि टीचिंग साइंस नहीं है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं. दे आर वेरी गुड इन देयर सब्जेक्ट, बट somehow there's a lots of scope in our country about the educators. They should learn the science of teaching. So अगर आप कहेंगे कि इसका लोड बढ़ जाएगा, नहीं. नल करिकुलम भी तो कुछ होता है. आप डिसाइड करो कि क्या चीज़ नहीं पढ़ाओगे. पढ़ाने के लिए तो एक टॉपिक पे पूरी ज़िंदगी छोटी है. जी, जी. इतना लिटरेचर है. तो हम सब तो नहीं पढ़ाते ना, बाउंड्री क्रिएट करते. इसी तरीके से हमें बाउंड्री क्रिएट करनी है. और हाँ, आप गौर करें तो स्कूल लाइफ में आपने जितना कुछ पढ़ा है वो सबका यूज़ करते हैं. सारे नॉलेज नहीं तो क्यों पढ़ते हैं. तो अगर आप जब डीप में टीचिंग साइंस में जाएंगे तो ये काम टीचर का है एक्चुअली. ओके. राइट. तो इन सबको मिल के सोचना है इस पे, इस नई पीढ़ी में एजुकेशन कैसे होगी, कैसे दी जाएगी, कैसे ली जाएगी. जी. इन सब के लिए थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्रीफ इंफॉर्मेशन. मैं आपके साथ एक और नई वीडियो बनाना चाहता हूं सर, जो कि कैरिकुलम के ऊपर होगी. बेसिकली मैंने आपको कई बार कैरिकुलम के बारे में बात करते हुए सुना है और मैं कई बार आपसे इन्फ्लुएंस हुआ हूं आपकी बातों से. बट मैं चाहता हूं कि जो और भी लोग हैं वो उन बातों को सुने और थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करें अपनी चीज़ों को. जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है या क्या उसमें सही है क्या नहीं है वो बात की बात है, बट क्या होना चाहिए वो उसके बारे में थोड़ा सा सोचें. क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. कोई चीज़ इन्वेंट तभी होगी जब हम किसी चीज़ पर सोचना शुरू करेंगे. मेरा अपना मानना यह, शायद मे भी मैं गलत हो सकता हूँ. सर आगे और भी ऐसी वीडियोस होंगी जो आपसे मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच सर आज के लिए. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.